हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ के डिटेल एनालिसिस के बारे में। हम दोस्तों कंपनी को समझेंगे, कंपनी का कारोबार समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ये समझेंगे कि दोस्तों जो कंपनी है वो उसमें पैसा लगाने लायक है या फिर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बाजार की करंट सिचुएशन है, ये बात ध्यान रखिए, आईपीओ में पैसा बनता ज़रूर है लेकिन पैसा जाता भी है। तो पैसा बचाना और पैसा बनाना दोनों अभी मुश्किल है, तो इसी के लिए हम कंपनी को अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, कंपनी 1968 में स्टार्ट हुई थी। ब्लू जेट हेल्थ केयर दोस्तों एक फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट की एक इंटरमीडिएट कंपनी है। दोस्तों, ब्लू जेट हेल्थ केयर का कारोबार जो है वो बेसिकली इस तरीके से शुरू हुआ था कि ये वन ऑफ द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स थे सैचरिन के। सैक्रिन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। सैक्रिन दोस्तों वही होता है जो जैसे शुगर होता है, उसी का एक टाइप होता है। बेसिकली शुगर से ऑलमोस्ट 500 टाइम्स ज़्यादा उसके अंदर शुगर रहती है, बट वो एक शुगर का सब्स्टिट्यूट हम कह सकते हैं और स्वीटनर्स बोलते हैं बेसिकली उसको। तो इस तरीके का दोस्तों कंपनी ने वन ऑफ द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स थी जिसने सेक्रिन बेसिकली बनाया था और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इंडिया के अंदर बेसिकली लाए थे। तो ये अपने आप में वन ऑफ द पायनियर्स हैं सैक्रिन के, हम ये बेसिकली कह सकते हैं। दोस्तों, जो कंपनी है उसने बाद में अपने आप को और एक्सपांड किया, फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स में आए। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, सिंपल सादा समझ लीजिए, जो बेसिकली आप सीटी स्कैन्स और एमआरआईज करवाती है उसमें जो इंटरमीडिएट यूज होता है वो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स। बेसिकली जो यूज होता है वो कंपनी क्रिएट करती है। तो बेसिकली कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज है। कौन कौन सी? पहली है दोस्तों कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, सेकंड है हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स और तीसरा है दोस्तों फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इस 3 तरह की चीज़ें बेसिकली कंपनी द्वारा क्रिएट की जाती है। ब्लू जेट हेल्थ केयर दोस्तों एक ग्लोबल साइंस लेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है और बेसिकली कंपनी के पास प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ है, ग्लोबल रेगुलेटरी सपोर्ट है, कोलैबोरेशन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और मतलब ये सब कंपनी बेसिकली क्रिएट करती है। यानी जो एपीआई है वो बेसिकली कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी दोस्तों कंपनी के पास है। कहाँ कहाँ पे है? पहली दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है सहाद के अंदर, ये यूनिट फर्स्ट है। दूसरी है अंबरनाथ के अंदर और तीसरी है महाड़ के अंदर। ये तीनों दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, जिसमें कंपनी बेसिकली क्रिएट करती है, जिसमें एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 200.60 KL एक में है, दूसरी में 607.30 KL है और तीसरी में 213 KL है। इस तरीके की यहाँ पे आपको बेसिकली कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में पावर देखने को मिल जाएगी। कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है, चलिए उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहली स्ट्रेंथ दोस्तों ये है कि जो कंपनी काम करती है उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स के अंदर इंडिया में। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा इनके पास उसका मार्केट शेयर है। दूसरा बात क्या है, कंपनी उस कैटेगरी में आती है, एक नीश कैटेगरी है। दूसरी बात, इस कैटेगरी के अंदर ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से किसी की एंट्री आती है, दे आर डेफिनेटली वेरी हाई बैरियर्स। तीसरा है दोस्तों कंपनी का जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है और मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंपनी के मतलब अब देखिए, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट लंबी अवधि के लिए होता है तो डेफिनेटली रेवेन्यू लगातार आता रहता है, वहाँ पर कोई ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कंपनी के काफ़ी मल्टीनेशनल कस्टमर्स है। चौथा ये कि दोस्तों कंपनी की जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कैपेबिलिटी है उस पर कंपनी सस्टेनेबिलिटी पर काफ़ी फोकस करती है। पांचवा ये है कि दोस्तों कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें रेगुलेटरी एक्रीडिशंस भी है, मिले हुए हैं, तो ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और छठा ये है कि कंपनी के पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है और प्रूवन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ है। लगातार कंपनी इस बिजनेस को करते आ रही है, तो वहाँ पर ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली अगर कुछ स्ट्रेंथ है तो रिस्क भी होंगे। पहला रिस्क यही है कि दोस्तों ये जो बिजनेस है ये काफ़ी पैसा मांगता है, यानी वर्किंग कैपिटल काफ़ी चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहती है। दूसरा ये है कि दोस्तों कंपनी का बेसिकली ज़्यादा जो आपको कारोबार देखने को मिलता है वो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। तो दोस्तों ये जो रेगुलेटेड मार्केट्स है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑफ द पोर्शन जो है कंपनी कमाती है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर आती है तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में आपको अचानक से बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तीसरा ये है कि दोस्तों कंपनी काफ़ी सारे क्रेडिट रिस्क और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से काउंटर पार्ट मतलब एक्सपोज है। ये है कि दोस्तों जब भी कंपनी बिजनेस करेगी तो डेफिनेटली पैसा वहाँ से आएगा और फॉरेन कंट्रीज से आएगा, तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी है, क्रेडिट रिस्क भी है, बिकॉज कंपनी काफ़ी ऐसा क्रेडिट में भी देती है। तो अगर कहीं कोई कंपनी को जिन्होंने कंपनी ने मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट सेल किया, उसके बाद उसका पैसा नहीं आया, तो यहाँ पे कंपनी को एक मेजर लॉस हो सकता है।
चौथा ये है कि दोस्तों कंपनी को गवर्नमेंट रेगुलेशंस का एक्सटेंसिव सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का रेगुलेशन काफ़ी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पांचवा ये है कि दोस्तों कंपनी प्राइसिंग प्रेशर में रहती है हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार कंपनी अपने प्राइस हाइक कर सके। इनको कस्टमर्स का ध्यान रखना पड़ता है, कस्टमर्स छूटने नहीं चाहिए, इसलिए कंपनी के मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइजेज इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। छठा ये है कि दोस्तों जो कंपनी है वो सर्टेन इंसेंटिव स्कीम्स उनको इंटाइटल है, लेकिन याद रखिए ये इंसेंटिव स्कीम्स अभी है। फॉर एग्जांपल सरकार ने कल अनाउंसमेंट कर दिया कि ये जो स्कीम्स है उसको हम खत्म कर रहे हैं, तो इससे कंपनी के रेवेन्यूज़ पे, कंपनी के ऑपरेशंस पे साफ साफ सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर आप ढूंढने जाएंगे तो कंपनी की मेजर रिस्क यही है कि डेफिनेटली कंपनी का कारोबार स्पेसिफिकली यूरोप से और यूनाइटेड स्टेट से आता है, वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। बाकी ऐसा कोई खास प्रेशर या फिर कोई खास रिस्क अगर आप ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आपको इस बिजनेस में नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 25 तारीख से यानी कल से 27 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। ₹2 का इसका फेस वैल्यू कंपनी ने तय किया है। 329 से 346 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, बट याद रखिएगा 346 का ही प्राइस बैंड है। सिंपल, क्योंकि अभी हम बात करेंगे एंकर इन्वेस्टर्स की, बिकॉज कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को 346 पे शेयर्स दिए। 43 शेयर आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर। दोस्तों ये जो आईपीओ है ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी इसका पैसा जो है वो कंपनी के पास कुछ भी जाने नहीं वाला है। 840.27 करोड़ का आईपीओ का साइज है और पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, ये ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है। इसकी दोस्तों जो लिस्टिंग है बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। अब एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स पे बात करते हैं। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखा जाए तो कंपनी की दोस्तों जो रेवेन्यू है वो बेसिकली 31 मार्च 2021 में करीबन रेवेन्यू आई थी कंपनी की 507 करोड़। उसके बाद दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 702 करोड़ हो गया और फिर 744.94 करोड़ हुआ। ये 30 जून के रिजल्ट्स नंबर्स है, तो 184 करोड़ आपको रेवेन्यू कम दिख सकता है, पर याद रखिए वो पूरे साल भर का है और ये सिर्फ एक क्वार्टर का है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप लास्ट 3 साल को देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ तो देखने को मिली है रेवेन्यू में, कंपनी की ठीक ठाक ग्रोथ है। हाँ ज़रूर इस साल में कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ करी, बट उसके बाद कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी डिक्लाइन करी है, बट ओवरऑल ग्रोथ है। सेकंड आता है दोस्तों कंपनी का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 135 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मुनाफा था 31 मार्च 2021 में, वो बढ़ के 181 करोड़ हो गया। लेकिन इस साल कंपनी ने मुनाफा जो है वो 160 करोड़ का किया है। अगेन प्राइसिंग, मार्जिन, इन सब में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलती है, जिसकी हमने अभी बात करी। तो ये सब आपको नेगेटिव फैक्टर देखने को मिलेगा। बाकी ये है कि हाँ इनकी बोरोइंग और सरप्लस इन सब का कोई हमारे पास ज़्यादा अनुमान नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बात यही है फाइनेंशियल्स बुरे नहीं है। कंपनी का मुनाफा ज़रूर ऑलमोस्ट 11% गिरा था अभी, बट ओवरऑल ऐसा कोई खास नेगेटिव नहीं दिखता है, राइट। कंपनी का रेवेन्यू ज़रूर बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 5% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ा, जो ज़रूर कम था, बट अगेन ग्रोथ आपको देखने को मिली। प्रॉफिट में डेफिनेटली थोड़ी सी डिक्लाइन थी, बट आई थिंक प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों कंपनी जो प्राइस टू अर्निंग मान रही है, मतलब मांग रही है, वो 37.49 का, राइट। मार्केट कैप इसका 6000 करोड़ का हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 26.60% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.91% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 23.48% का है। इस तरीके के आपको कंपनी के बेसिकली की इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कोई इसके एग्जैक्ट पेयर के बारे में, तो डेफिनेटली आपको कोई एग्जैक्ट पेयर मिलेगा ही नहीं इसका। मतलब जो कंपनी बिजनेस करती है ज़्यादा आपको कंपनी ऐसी देखने को मिलती नहीं है, इसलिए इसका कोई भी हमारे पास ऐसी लिस्टेड कंपनी नहीं है जिससे हम कंपनी के नंबर्स को मैच करें कि हाँ ये वैल्यूएशन सही होनी चाहिए, वो वैल्यूएशन सही होनी चाहिए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम रहता है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी इस कंपनी को किसी से चेक करने का, कंपनी को किसी से देखने का। बट ओवरऑल ये है कि हाँ दोस्तों कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है ये एक नीश प्लेस है। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये सब अच्छे हैं इनके कस्टमर्स के साथ। बाकी ये है कि दोस्तों कंपनी एक्सपांशन के ऊपर और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी तो बढ़िया है। मतलब जो कंपनी वैल्यूएशंस मांग रही है वो डेफिनेटली दिखता तो है कि फुली प्राइस्ड है, बट यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म में पैसा बनने का पॉसिबिलिटी दिखता है। अब अगर मैं बात करता हूँ बस इसके एंकर इन्वेस्टर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे बाकी ग्रे मार्केट के बारे में। तो कल इसके एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट निकल कर आई और कंपनी ने ऑलमोस्ट 252 करोड़ रुपए अपने एंकर इन्वेस्टर्स से रेस करा है अहेड ऑफ द आईपीओ। सो जो कंपनी ने पैसा रेस किया है वो याद रखिएगा कौन से इक्विटी पे, मतलब कितने प्राइस पे किया है, 346। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी है। इसमें जो नाम निकल कर आए उसमें गवर्नमेंट पेंशन फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ, बंधन म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, देन एचएसबीसी, एडलवाइस, सन लाइफ, ट्रू कैपिटल, सोसाइटी जनरल, M3 इन्वेस्टमेंट, बीएनपी परिबस आर्बिट्रेज, सिंगुलैरिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड और इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज फंड। तो बेसिकली ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया गया है मतलब एज एन एंकर।
जिसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो ऑलमोस्ट 63 रुपीज़ चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 18.21% की लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी है कि इतनी अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए। तो देखिए सिंपल बात यही है कि अगर आप ब्लू जेट हेल्थकेयर में लगा रहे हैं तो अगेन इस आईपीओ के अंदर भी छोटे लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना मेरे हिसाब से सही होगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर कोई भी इस पे अपनी राय लेनी है तो वो खुद या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर बनाए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे जो लगता है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, सिंपल बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि छोटा लिस्टिंग गेन ही होगा, बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। बट अगेन जो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है ये एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है, और आई थिंक जिस तरीके से कंपनी अकेले यहाँ पर कारोबार कर रही है एज ऑफ, मतलब ऐसी कोई मोनोपोली नहीं है, बट अगेन इसमें बहुत हाई एंट्री बैरियर्स है, राइट। जैसे कि पोर्ट बिजनेस होता है जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत कम अगर वहाँ पे कोई प्रेजेंस रहता है तो डेफिनेटली कंपनीज जो वहाँ पर कारोबार करती है वो ग्रो करती रहती है। अगेन ऐसा नहीं है कि ब्लू जेट हेल्थ केयर बिल्कुल आखिरी कंपनी है वहाँ पर जो काम कर रही है, नहीं, बहुत सारी कंपनीज होगी जो ऑफ मतलब लिस्टेड एंटिटी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि हाँ, यहाँ पर ग्रोथ अच्छी होने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी का जो ये जो सैकरीन है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, याद रखिए, कैंडीज़ बनाने में, यानी टॉफ़ीज़ जो हम खाते हैं उसमें आता है, मेडिसिन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसका कारोबार करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। ज़रूर जैसे मैंने बताया कि इनके पास बहुत बड़े कस्टमर्स हैं, अच्छे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो इससे कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक अच्छी कंपनी है जिसको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, जो मुझे लगता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बाकी अगेन ये जो ओपिनियन था ये मेरा खुद का ओपिनियन था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी अपने रिकमेंडेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करके उसके बाद ही लें। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।